मैं अकेले कैसे करूँ? ठीक है, तुम आओ जल्दी, हम देख रहे हैं। एक भी जन अभी तो यहाँ नहीं आए हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। तुम जल्दी आओ, हम यहाँ पे प्रोग्राम लाइव करते, जल्दी आओ, फिर उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना होगा। जल्दी आओ। कितना टाइम लगेगा तुमको? हाँ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। पता नहीं मैं लाइव हूँ कि नहीं, लाइव तो यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, आज कुछ नेटवर्क की असुविधा के कारण लोग अभी जुड़ नहीं सके हैं और हम इन प्रतीक्षारत हैं। गुड इवनिंग संतोष कुमारी संप्रीति जी। तो हमारे मंच की आज शोभा बढ़ाने आ रहे थे 3 कवि, लेकिन अभी तक कोई भी मंच पर उपस्थित नहीं हुए हैं और मैं लगातार कोशिश में हूँ और मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया इसलिए ताकि वो जुड़ते रहें। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि मैं लाइव पर हूँ। तो मैं सर्वप्रथम अपनी कुछ पंक्तियों को, वो हमारे जो कवि मित्र हैं वो जुड़ते रहेंगे। कुछ नेटवर्क की असुविधा, नेटवर्क बाधित कर रहा है, इस वजह से नमस्कार। तो मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और वो जैसे से जुड़ते हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप सभी ये बात मैंने पहले भी बताई है कि सबसे पहले मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ गणेश स्तुति से। आप सभी जुड़े। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये कुछ गणेश स्तुति के साथ मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ और कुछ संस्कृत का श्लोक कुछ मैं गुरु देव के चरणों में निवेदित करती हूँ। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सत्यपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कुछ पंक्तियों को, कुछ संस्कृत के श्लोक को मैंने गुरुदेव के चरण में निवेदित किया और गणेश स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो मैं अपने शब्दाक्षर काव्य संध्या के संबंध में आपको पुनः कुछ बताने जा रही हूँ कि जैसे कि शब्दाक्षर जो है वह किसी एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत के अलग अलग हिस्सों में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं और हर स्तर पर शब्दाक्षर साहित्यिक कार्य में जुट गया है और हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। हमारा ये जो शब्दाक्षर, हमारे ये जो मंच है, वह हमारे इस मंच का निर्धारण हमने इसीलिए किया है ताकि हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, कवि मित्र हैं शब्दाक्षर के, वह इस पटल पर आकर के काव्य पाठ करें और उनसे हमारा घनिष्ठ एक लगाव हो और आत्मीयता हो। और इस पटल के द्वारा जब हम एक दूसरे के समकक्ष आ जाते हैं, सानिध्य पा लेते हैं, तो हम, कोई अगर मुक्तक विधा में दक्ष है और कोई गीत में, कोई गजल में, और कोई नवीन सीखने वाला है जिसके मन में इच्छा है, तो ये कवि मित्र उन्हें उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये पटल जो है कहीं ना कहीं हमारा आत्मीयता और साहित्य के प्रति जो सीखने की ललक है किसी के मन में, तो वो सभी कवि मित्र एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। कहीं वह मित्र तो कहीं गुरु बन के उनका पथ प्रशस्त करते हैं। तो ये साहित्यिक शब्दाक्षर, ये जो साहित्यिक काव्य मंच है, शब्दाक्षर मंच जो है काव्य संध्या, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम सारे मित्र जो हैं वे एक दूसरे के निकट आए और एक दूसरे घनिष्ठ, हमारा संबंध जो है वह बहुत मजबूत हो जाए। ये हमारा मूल। तो आज हमारे इस पटल पर आने वाले थे हमारे 3 मित्र, जो कि
अभी कुछ नेटवर्क की असुविधा से जुड़ नहीं पा रहे हैं और मैं उन्हें कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। गेस्ट रूम में मैं बार-बार जा रही हूँ। आदित्य जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो दूसरे मित्र हैं, तो आदित्य जी कोलकाता, पश्चिम बंगाल से के शब्दाक्षर के बहुत ही प्रतिभावान सदस्य हैं। वो हमारे मंच पर आने वाले हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से श्रीमती प्रज्ञा त्रिवेदी छत्तीसगढ़ से जुड़ने वाली हैं और वो भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और आदित्य जी मुझे फोन कर रहे हैं, अगर मैं 1 मिनट, अगर मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। रवि प्रताप जी, आपके पास सबका फोन नंबर है? आप इस कार्यक्रम के द्वारा, अच्छा एक मिनट, कोई आए हैं, देखती हूँ कौन है। प्रज्ञा जी आ गई हैं। प्रज्ञा जी, नमस्कार अल्पना जी। हाँ, चलिए, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कार्यक्रम शुरू कर दी थी प्रज्ञा जी, क्योंकि अगर मैं शुरू नहीं करती तो फिर कार्यक्रम जो है वह कैंसिल हो जाता स्टीम यार्ड से। तो मैंने कार्यक्रम का शुरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आपको देख करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, आदरणीय। तो प्रज्ञा जी के विषय में बता रही हूँ कि श्रीमती धन्यवाद। प्रज्ञा त्रिवेदी जी जो हैं वह छत्तीसगढ़, शब्दाक्षर की छत्तीसगढ़ की सदस्य हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और इनके संबंध में जितना कुछ भी कहा जाए वह कम है, क्योंकि आदरणीय के विषय में ये बताना चाहती हूँ कि इनकी संगीत में विशेष रुचि है और संगीत को पर इन्होंने काफी लंबे समय तक, एमए तक इन्होंने संगीत में ज्ञान अर्जित किया है। संगीत और कला का अद्भुत समन्वय है इनका व्यक्तित्व। ये अपने गुरुदेव पंडित गुणवंत व्यास जी के ऊपर एक पुस्तक लिख रही हैं जिसका नाम है अनहद नाद। उस पर ये लिख रही हैं अपने गुरुदेव के विषय में और बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है कि बहुत लोग अपने गुरु के विषय में जानें और उनकी जीवनी को समाज के समक्ष उभारें। आपके संबंध में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको अच्छा खासा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है और इतना ही नहीं, बल्कि ये रिलेशनशिप काउंसलिंग के द्वारा ये मार्गदर्शन कर रही हैं समाज का। आज कोरोना के समय में बहुत लोग, बहुत परिवार जो है बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। उन परिवार का ये काउंसलिंग करके, समझा बुझा के उन्हें पुनः जोड़ने का कार्य कर रही हैं और बहुत सुंदर ये समाज हिताय कार्य कर रही हैं। वो समाज के संबंध में वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और इसका कोई सानी नहीं है इनका। और मैं इनके संबंध में ये कहती हूँ, जिनका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है संयत बुद्धि, अर्थात समाज जो ऐसी बुद्धि जो कि बहुत ही मंगलकारी कार्य करे। और त्रिवेणी का तात्पर्य है श्याम वेद में संगीत व शास्त्र जहां प्रतिबिंबित होता है। तो इनका नाम जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि नाम का हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा गहन प्रभाव पड़ता है और नाम का व्यक्तित्व पे जो गहन प्रभाव पड़ता है, इसका साक्षात उदाहरण हमारे समक्ष प्रज्ञा द्विवेदी जी हैं और अन्यथा हमें इस उदाहरण को देखने की जरूरत नहीं है। तो आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत धन्यवाद जी, काव्य पाठ शुरू करें। हेलो जी आदरणीय, जी, काव्य पाठ शुरू करें आप। मेरी हाँ, शुरू कविता का करें। शीर्षक है हम्म खोज संवेदना की। दरअसल मानवीय संवेदनाएं खो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे समय में। और बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें तो ये मालूम होता है कि शायद जो पीड़ित है और जो उनसे संबंधित लोग हैं, शायद उसके सिवा और कहीं संवेदनाएं दिखती नहीं। तो उसी बीच लिखी गई ये कविता थी, खोज संवेदना की। कहाँ हो तुम संवेदना, उस नादान बच्ची के क्षत विक्षत निर्वस्त्र शरीर के पास खड़ी भीड़ में मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कहाँ हो तुम संवेदना, उस नादान बच्ची के क्षत विक्षत
निर्वस्त्र शरीर के पास खड़ी भीड़ में मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कितना ढूंढा, तुम मिली ही नहीं। खादीधारी अंतस में, खाकी भुजाओं में, बहुत ढूंढा रिपोर्टरों की कलमों में, बुद्धिजीवियों की प्रज्ञा में, लाल पीली बत्तियों के पीछे दीप्त चेहरों में, पर तुम मिली नहीं। ढूंढती रही डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की धड़कन में, काले कोट के अंधेरों और अंधे न्याय के असमान लड़ों में। ढूंढती रही डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की धड़कन में, काले कोट के अंधेरों और अंधे न्याय के असमान पलड़ों में। अंततः तुम मिली तो सही, पर सिर्फ कुछ इंसानों में, बच्ची की माँ के आंसुओं में, पिता की बेबसी में, भाई के भावावेश में। तो क्या खाकी खादी कलमों और लाल पीली बत्तियों, स्टेथोस्कोप, काले कोट और न्याय के पलड़ों को देखते ही छुप जाती हो? क्या डरती हो इनसे? बोलो न संवेदना, बोलो न संवेदना। अल्पना जी, मेरा अगला गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। ये मैंने अपने गुरुवर पंडित गुणवंत व्यास जी पर लिखा था। हर शिष्य की ये इच्छा होती है कि वे कोई गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को कुछ दे सके, तो शायद ये मेरी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि साहित्य ने मुझे जन्म दिया और संगीत ने मुझे ये व्यक्तित्व दिया है। संगीत ने मेरा पालन पोषण किया है, तो संगीत के प्रति जो मेरा दायित्व बनता है, तो मैं गुरु जी को समर्पित करती हूँ, पंडित गुणवंत व्यास जी को ये गीत, और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, सुरभित होते पुष्प प्रखर हैं। ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, सुरभित होते पुष्प प्रखर हैं। जन जन के स्वर में उनके सुर, रचनाओं में हुए मुखर हैं। ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, अद्वित सरल वनिष्ठल ईश कृति को सदा नमन है। अद्वितीय उस सरल वनिष्ठल ईश कृति को सदा नमन है। जिसने सुर की बूंद बूंद से, जिसने सुर की बूंद बूंद से सींच बनाया यह उपवन। नेटवर्क असुविधा है आदित्य जी, वापस ऐड कर। हेलो, हाँ हाँ आदित्य जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आपकी आवाज आ रही, लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं तो आपको देख पा रहा हूँ। अच्छा, देख रहे हैं, हाँ ठीक है। आदित्य जी, लगता है प्रज्ञा जी का नेटवर्क बाधित हो गया है, तो आदित्य जी के संबंध में मैं यही बताना चाहती हूँ कि आदित्य जी हमारे शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल के बहुत ही प्रतिभावान कवि हैं। इनके संबंध में मैं यही बताऊंगी कि आदित्य जी जो है वह मंचीय कवि हैं। मंच पर ये मंच के हस्ताक्षर कवि हैं और कविता लिखना इनका शौक है। समाज के जितने भी कारुणिक विषय है उन पर वे ये कदम चलाते हैं और अपनी इनकी रचनाएं मुख्य रूप से मैं इन्हें जिस रूप में मंचों पे पाई हूं, ये हास्य और व्यंग्य का बहुत ही अद्भुत समन्वय करके अपनी रचनाएं लिखते हैं, कटाक्ष करते हैं सामाजिक विसंगतियों पर। तो कवि श्रेष्ठ, आपका शब्दाक्षर काव्य संध्या पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। आदित्य जी।
आपको प्रणाम। जी, प्रज्ञा मैम आ गई हैं शायद। प्रज्ञा जी, आप कट गई थी, आप अपना काव्य पाठ पुनः पूरा शुरू कर कर लें। दें। हाँ, पूरा कर दें मैम। जी प्रज्ञा जी। जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगा है मुझे। अल्पना जी, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। बोल रही हूँ कि आप अपना काव्य पाठ करें। हाँ जी, मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही थी, वो पहुंचा या नहीं मुझे पता नहीं चला, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप गीत सुनाए मैम। जी, हम्म। हेलो अल्पना जी। हाँ हाँ जी, आप सुनाए गीत। जी, मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी जी, आपका हार्दिक अल्पना स्वागत जी, है। क्षमा चाहूंगी, मैं एक्चुअली ब्रह्म जी ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर मैंने गाया आधा शायद, और वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या पहुंचा आप तक, नहीं तो फिर मैं दूसरी कविता सुनाती हूँ। नहीं, आप हम लोग सुन ही रहे थे, आप सुनाए, कंटिन्यू करें। जी जी जी, मैं फिर दूसरे अंतरा से फिर सुना दी। जी जी, स्वागत है। ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, सुरभित होते पुष्प प्रखर हैं, जन जन के स्वर में उनके सुर, रचनाओं में हुए मुखर हैं, ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर। चिर कृतज्ञ है हम गुरुवर के, मुदित व हर्षित सबके मन है। चिर कृतज्ञ है हम गुरुवर के, मुदित व हर्षित सबके मन है। सरस्वती के उस सपूत के चरणों में संगीत सुमन है, ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर। और अंतिम पंक्तियां है गुरुजी के नाम को लेते हुए। सुर के सागर से विनती है, गुरु गुणवंत से ये विनती है, सुर सुर की वृष्टि करें हम सब पर, स्वरांजलि से सारे गुरुवर, ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर, ब्रह्मलीन सुर साधक के सुर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। अपनी वो कविता कंप्लीट करें आदरणीय। जी, एक कविता मैंने लिखी थी दिवाली के समय में। दिवाली सभी के लिए आती है, हम सभी के लिए, और सभी के लिए अलग अलग तरह से उसके मायने होते हैं। बाजारों में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग में कुछ मिट्टी के उनके दिए बिक जाएं अगर, तो उनकी दिवाली हो जाती है। दिए न बिक पाए तो दिवाली नहीं हो सकती शायद उनकी। तो ऐसे लोगों को देखकर वो कविता आई थी, दिवाली के वक्त लिखी हुई, तो उसे सुनाना चाहती हूँ। कविता शीर्षक है तो मैं भी दिवाली मना लूं। सड़क के किनारे पर सांझ के चूल्हे की चिंता लिए बैठी, उस कुम्हारिन के सारे दिए बिक जाएं तो मैं भी दिवाली मना लूं। ऊंची अट्टालिकाओं तले झोपड़ी में थरथराते उस दीप को आशाओं का थोड़ा तेल मिल जाए तो मैं भी दिवाली मना लूं। ऊंची अट्टालिकाओं तले झोपड़ी में थरथराते उस दीप को आशाओं का थोड़ा तेल मिल जाए तो मैं भी दिवाली मना लूं।
गहनों की पिटारी से मनपसंद गहना ढूंढती नवविवाहित। हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद दिया जलाने के लिए भी किसी के पास तेल उपलब्ध ना हो, लेकिन हम लोग अपने बहुत सारी चीजों में पसंद नहीं कर पाते। इतनी सारी चीजें होती है कि हम लोग उसमें से चुनते हैं कि किसी के पास शायद चुनाव भी नहीं है वो। तो ये पंक्तियां हैं, गहनों की पिटारी में से मनपसंद गहना ढूंढती नवविवाहिता, बाहर भूखे फकीर को चंद सिक्के दे आए तो मैं भी दिवाली मना लूं। अलमारी में सजे रंग बिरंगे कपड़ों से उब चुकी मेरी बिटिया, उस अनाथ किशोरी को अपनी गोटेदार चुनरी ओढ़ा आए तो मैं भी दिवाली मना लूं। और जैसा कि लेखक का कर्तव्य होता है कि वो सामाजिक कमियों को भी प्रदर्शित करता है, उसकी ओर इंगित करता है समाज को, कि उसे कलम के माध्यम से लोग समझे। तो समाज से कुछ पंक्तियां कि बेटे की तरह बेटियों के जन्म पर भी हर घर में मिठाइयां बटें, पटाखे जलें, सोहर गाए जाएं तो मैं भी दिवाली मना लूं। कर्तव्य पथ पर खड़े उस जवान की सजग आंखों को पल भर का जो विश्राम मिल जाए तो मैं भी दिवाली मना लूं। और अंतिम दो पंक्तियां, शहीद की प्रिया को पति की वर्दी और तमगों में जरा सा प्यार और मनुहार मिल जाए तो मैं भी दिवाली मना लूं। चीर ही नहीं आत्मा के भी चिथड़े उड़ा दिए गए जिस बाला के, चीर ही नहीं आत्मा के भी चिथड़े उड़ा दिए गए जिस बाला के, उसका हाथ थाम कोई सच्चा पौरुष दिखला दे तो मैं भी दिवाली मना लूं। धन्यवाद कल्पना जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कितना अच्छे ढंग से आपने दिवाली के महत्ता को एक समग्र, एक नवीन दृष्टिकोण दिया। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आदित्य जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदित्य जी के संबंध में जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया कि मंच के हस्ताक्षर कवि हैं और कविता लिखना इनका शौक है। और जैसा कि नाम आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची, जिस तरह सूर्य के प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना इस जगत का जड़ चेतन कुछ भी अछूता नहीं रहता है, वैसे ही आदित्य जी की प्रतिभा से और कि वो कितनी प्रभावशाली है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मंच से पर सुना है और काव्य गोष्ठी में जितने बार भी मैंने इनके साथ मेरा प्रत्यक्ष मुलाकात, इनकी रचनाएं इतनी मंत्र मुग्ध कर देती हैं कि आज ये मेरे समक्ष बैठे हैं और मैं इन्हें साक्षात सुनूंगी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आदित्य त्रिपाठी जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए, सारे जो श्रोतागण हैं सबको अभिवादन करते हुए, सबको नमन करते हुए कि हमेशा हथेली पे वही जान रखते हैं, हमेशा हथेली पे वही जान रखते हैं जो अपने आप में मुकम्मल ईमान रखते हैं। हमेशा हथेली पे वही जान रखते हैं जो अपने आप में मुकम्मल ईमान रखते हैं। यकीन ना आए तो सीना चीर के देख लो, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? हेलो? एकदम आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी। हाँ जी जी, और आप स्वागत है आपका। भारत की विडंबना पे 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि चावल दाल से खाली हांडी, चावल दाल से खाली हांडी, हर माँ सारी रात है रोती, बच्चे जहां है भीख है मांगते, बच्ची भूखी सोती। बताओ भैया कैसे गीत गाएं कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और भारत के बॉर्डर पे दुश्मन भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे उनकी खुशी होती है। मैं उनको सिर्फ 2 लाइनों में जवाब देना चाहूंगा कि तुम्हारी धमकियां सुन सुन के थक गए हैं हम, तुम्हारी धमकियां सुन सुन के थक गए हैं हम,
कह दो अपनी तोपों से कि अपना मुंह खोले। गर है जंग जरूरी तो देर किस बात की, जो काम कल करना है आज अभी करे। और एक छोटी सी कविता सुनाता हूं फर्स्ट राउंड में कि धमाका, धमाका कश्मीर का हो या धमाका हो दिल्ली का, धमाका हो कल का या धमाका हो अभी का, धमाके का काम है जिंदगी लेना, हंसते खेलते चलते फिरते इंसानों को मौत देना। धमाका करने वालों तक मेरी आवाज पहुंच सके तो पहुंचा देना, कि कल के धमाके में तूने कौन सा गुल खिलाया ये भी बता देना, कि कल जो तुमने शहर में धमाका किया न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया। सुनो, उन सैकड़ों मरने वालों में एक 7 साल का बच्चा भी था, जो अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के लिए रोटी की तलाश कर रहा था और आने जाने वाले लोगों से कह रहा था, साहब, बाबूजी, छोटा बड़ा जैसा भी काम हो मुझसे करा लो और मेरी मेहनत की मजदूरी मेरे हाथ में डालो, ताकि मैं अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन की भूख को मिटा सकूं और वक्त से पहले मरने से उन्हें बचा सकूं। एक सेठ को तरस भी आया तो ऐसे कि 7 साल के बच्चे के सर पे 40 किलो का बोझनी बोझ डालकर कहा, ये ले और इस सामान को उस कार तक पहुंचा कर आ और आकर अपनी मजदूरी ले जा। 7 साल के बच्चे के सर पे 40 किलो का बोझ पड़ते ही रोटी आ गई नजर और वो हर दर्द वो तकलीफ से होकर बेखबर सामान को कार तक पहुंचाया। आकर सेठ के सामने हाथ फैलाया। सेठ ने जैसे ही 5 का सिक्का उसके हाथ में थमाया, उस 5 के सिक्के में उसकी बूढ़ी मां और छोटी बहन का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। वो जैसे ही घर के लिए मुड़ा, तुम्हारे बमों ने अपना काम कर दिखाया और हंसता खेलता बच्चा भी लाश की शक्ल में नजर आया। अरे धमाका ही करना है, अरे धमाका ही करना है तो कुछ ऐसा धमाका कर कि तेरे बमों से बारूद और चिंगारियों की वजह रोटियां बरसे और तेरा बम एक नया काम कर जाए। अरे धमाका ही करना है तो कुछ ऐसा धमाका कर कि तेरे बमों से बारूद और चिंगारियों की वजह रोटियां बरसे और तेरा बम एक नया काम कर जाए। हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीवाने, कम से कम तेरे शहर के गरीबों का ही पेट भर जाए, शहर के गरीबों का ही पेट भर जाए, शहर के गरीबों का ही पेट भर जाए, शहर के गरीबों का ही पेट भर जाए। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर आदित्य जी, बहुत ही मार्मिक चित्र, सुंदर प्रस्तुति, एकदम बेहतरीन पाठ। आप हमें आगे हम सुनने के अभिलाषी हैं, आप आगे पढ़ें। और सुना दें? जी जी कि मैंने जैसे ही घर में रखा कदम तो देखा हो रहा है बहुत शोर। मैंने नौकर से पूछा, अबे क्या बात है? नौकर ने कहा, हुजूर आपकी बेगम ने मुझे कह दिया हरामखोर। अब मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं कि मैं जान देने जा रहा हूं। हमने कहा, यार जब से चेहरा बांधा है तब से मैं भी यही सोच रहा हूं ये करेगा कैसे। अबे साफ साफ बता, तू मरेगा कैसे? बोला बिल्कुल आसानी से, जहर की मेहरबानी से। हमने कहा, अबे आजकल जहर नकली आ रहा है। उसने कहा क्या? हमने कहा, जा पड़ोस में पांडे जी को देख के। नकली जहर खा के आधा मर गए। आधा मर के जब ऊपर गए तो ऊपर वाले ने कहा कि अबे मोटे, यहाँ 50-50 में कारोबार नहीं होता, जा पूरा मर के आ। नीचे आ गए। बच्चों ने कहा कि पूरी जिंदगी में तो किसी काम के नहीं थे, अब आधी अधूरी जिंदगी में खाक काम में आएंगे। पीजी में अस्पताल करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुजूर, रेल की पटरी पे सर रख दूंगा, रेल आएगी, मेरा काम कर जाएगी। हमने कहा, तुझे यकीन है?
कि रेल आ जाएगी। मैं क्यों, अब रेल को क्या हो जाएगा? बोले सुन, तुझे तो हर चीज तफसील से बतानी पड़ती है ना। यहाँ बगल में उल्लासनगर है ना, वहां मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब बीवी बेचारी थी गर्भवती, उससे उसको इतना मारा बेरहम पति कि पत्नी जान देने चली गई। पटरी पे सर रख दिया, रखे रखे वहीं बच्चे को जन्म दिया। बच्चा 6 साल का होकर बोला, अम्मी अम्मी घर चलो, वरना मैं भी तुम्हारी तरफ पछताऊंगा और मरने के इंतजार में यहीं पे 2-4 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। लॉकडाउन है, ट्रेन नहीं आएगी। बोला कोई बात नहीं, बिजली बिजली का नंगा तार पकड़ लूंगा, बस मेरा काम हो जाएगा। हम बोला भाई आजकल बिजली की वजह से कारखाने का काम नहीं होता, पूरी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हिंद मोटर मेरे यहाँ बंद पड़ा है बिजली की वजह से। और तुझे यकीन है कि बिजली से तेरी, बोले क्यों, बिजली का नंगा तार पकड़ने से मौत नहीं आएगी। हमने कहा अबे पहले बिजली आएगी, बाद में ना मौत आएगी। उसने कहा याद आ गया हुजूर, अब मौत नहीं है मुझसे दूर, फांसी लगा लूंगा और मर के आपको दिखा दूंगा। हमने कहा ये तेरा काम कर जाएगा, लेकिन ये बता फांसी कहां लगाएगा? बोले यहीं इसी छत के नीचे। बोले भाई गवर्नमेंट का बनाया हुआ क्वार्टर है यार, 2-4 अगरबत्तियां जलाता हूं ना तो पंखे का लोड संभाल रही है, ज्यादा लोड देगा छत नीचे आ जाएगी, आसमान से फरिश्ते तुझ पे थूकते हुए नजर आएंगे। उसने कहा हुजूर अपने हिंदुस्तान में हर काम के लिए कोई ना कोई रास्ता है, मरने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा है नहीं तो अपने हिंदुस्तानी काम कर कैसे रहे हैं, वक्त से पहले मर कैसे रहे हैं? उसने पांव पकड़कर बोला हुजूर जल्दी बताइए मुझे मरने के लिए क्या करना होगा? हमने कहा सच बोलना होगा, हक बोलना होगा। जिस दिन तू सच और हक बोलना सीख जाएगा, मेरा दावा है फिर अंग्रेज आएगा और आजाद भगत सुभाष समझकर तेरा काम कर जाएगा, तेरा काम कर जाएगा, तेरा काम कर जाएगा। धन्यवाद मैम। हेलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो अभिभूत हो गई आपके काव्य पाठ को सुन करके। बहुत ही सुंदर। हमें प्रज्ञा जी को पुनः उनका आवेदन करती हूँ मंच के ऊपर। एक सेकेंड। हाँ, मैं अभी प्रज्ञा जी को का पुनः आगमन स्वागत करती हूँ मंच के ऊपर। प्रज्ञा जी के संबंध में मैं यही बताना चाहती हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती है हमारी आज की मेहमान प्रज्ञा त्रिवेदी जी के ऊपर, क्योंकि उनका चरित्र बहुआयामी है। एक तरफ वो जैसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अर्जन की हैं, वहीं दूसरी तरफ वो काउंसलिंग कर रही हैं, और वहीं संगीत में पारंगत है, और वहीं तरह तरह की वो कविताएं लिखती हैं। तो काव्य सप्ताक्षर का ये जो मंच है वह धन्य हुआ आदरणीय आपके आगमन से। आपका मंच पर पुनः स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ सुनाएं। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अल्पना जी। एक कविता है फागुन पर, सुरीला फागुन नाम से। चूंकि संगीत से जुड़ी हुई हूँ और संगीत के जो भाग है, अवयव है जिनसे संगीत बनता है, सुर ताल लय छंद वगैरह, तो एक प्रेम कविता कह सकते हैं उसे। और संगीत में किस तरह संगीत के शब्दों में मैंने पिरोया है वो देखिए। फागुन के ऊपर है कविता, सुरीला फागुन। तान सिंदूरी रागों को समर्पित सी श्रुति हो, फागुनी रंगों में भीगे शब्द तेरे और मेरे। तान सिंदूरी रागों को समर्पित सी श्रुति हो, फागुनी रंगों में भीगे शब्द तेरे और मेरे।
षड पर अधिकार हो। प्राय कहा जा रहा है, आप सभी ने सुना होगा कि अगर सा जिसने साध लिया, संगीत में कहा जाता है षडज, यानी कि सा जिसको आ गया, उसको लगाना आ गया कहते हैं, तो उसको सारे सुर आ जाते हैं। और संगीत में वो पारंगत माना जाता है, जैसे षडज गया। तो षडज पर अधिकार हो और मधुर से आलाप हो। क्योंकि प्रेम गीत है तो साथ में प्रेम चल रहा है संगीत के अवयवों के साथ। षडज पर अधिकार हो और मधुर से आलाप हो, तान विस्तृत स्वर सहे हूँ मध्य तेरे और मेरे। षडज पर अधिकार हो और मधुर से आलाप हो, तान विस्तृत सधे हूँ मध्य तेरे और मेरे। तान सिंदूरी रागों को समर्पित शुद्धि हो, फागुनी रंगों में भीगे तेरे और मेरे। अगली पंक्तियां हैं, सुर सजे लय ताल संग हो। लय और ताल बहुत जरूरी है आपसी प्रेम में और रिश्तों में। तो सुर सजे लय ताल संग हो और अनहद नाद हो। अनहद नाद उसे कहते हैं जो अनाहत नाद, मतलब आहत बिना किए जो नाद सुनाई देता है। एक तो जैसे ढोलक वगैरह हम बजाते हैं, आहत होता है। अनाहत मतलब अनहद नाद, ऐसी ध्वनियां जो किसी तरह का आहत न करे निकलती है। ऐसे में पारलौकिक ध्वनियां भी आती हैं इसमें, पारलौकिक ध्वनियों को भी अनहद नाद कहते हैं। तो सुर सजे लय ताल संग हो और अनहद नाद हो, सुरमयी से गीत छलके आज तेरे और मेरे। तान सिंदूरी रागों को समर्पित श्री श्रुति हो, फागुनी रंगों में भीगे शब्द तेरे और मेरे। अगली पंक्तियां हैं, द्वेष भूले रार भूले रंज और तकरार भूले। द्वेष भूले रार भूले रंज और तकरार, क्योंकि फागुन का पर कविता है तो सब भूलने का समय होता ही है। द्वेष भूले रार भूले रंज और तकरार भूले, आज रंगों में समाए राग तेरे और मेरे। आज रंगों में समाए राग तेरे और मेरे। तान सिंदूरी रागों को समर्पित की श्रुति हो, फागुनी रंगों में भीगे शब्द तेरे और मेरे। अंतिम पंक्तियां हैं, भावना झंकृत हुई हो मन की वीणा साथ हो, जो कि संगीत है। भावना झंकृत हुई हो मन की वीणा हो, प्रज्ञा समाहित हो सुरों में संग तेरे और मेरे। प्रज्ञा समाहित हो सुरों में संग तेरे और मेरे। तान सिंदूरी रागों को समर्पित श्रुति हो, फागुनी रंगों में भीगे शब्द तेरे और अगली कविता है, ये छंद कविता नहीं है, एक मुक्तक है प्रकृति पर। अभी जो समय हम लोगों ने महामारी का देखा तो जाहिर सी बात है कि हर लेखक ने उस पर अपने विचार किए। तो प्रकृति कब बिगड़ती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं में पिछले कुछ वर्षों में कि केदारनाथ वाली घटना से लेकर अब तक अगर देखती हूँ, प्रकृति कहीं नाराज है लगता है। तो प्रकृति की चीख सुनो, प्रकृति की चीख, तुमने कभी उसे सुना ही नहीं। शांत न हुए एक पल, महसूस नहीं की उसकी पीड़ा कभी। सुनो प्रकृति की चीख, कभी तुमने उसे सुना ही नहीं। शांत न हुए एक पल, हम लोग और भाग में लगे रहते हैं पूरे पर। शांत न हुए एक पल, महसूस नहीं की उसकी पीड़ा, अब धैर्य टूट गया है उसका, चीख रही है अब तो सुनो। बावली कहते हो ना, हम कहते हैं प्रकृति बिगड़ रही है, प्रकृति विकराल हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है हम नहीं जान पाते। तो बावली कहते हो ना, उसे कुछ छुपा कर कहने की चेष्टा की थी। छोटी छोटी घटनाओं से प्रकृति बताती है, जब हम नहीं समझते तो फिर बड़ी घटनाएं होती। तो बावली कहते हो ना, उसे छुपा कर कहने की क्या की थी उसने, तुमने अनसुना कर दिया, हर बार अनसुना कर दिया। बार बार पुकारा उसने तुम्हें, अर्थ की कोहल में तुम सुन ही न सके। आहत धरा का ये आर्तनाद, लूटे खसोटे टूटे खसोटे जाने से शुभ जननी का विलाप कभी सुन न सके। अब सुनो और समझो, करना देर हो जाएगी। समझो कि भगवती दुर्गा क्यों महाकाली बन गई। कहीं हम रक्त बीज तो नहीं बनते जा रहे। सैकड़ों रक्त बीजों ने महाकाली को उन्मादी बना दिया। विध्वंस उनका ध्येय हो गया जो कभी संजीवनी थी। कब समझोगे प्रकृति का मूल्य, जीवन का मूल्य। प्रकृति की चीखें सुनने की कोशिश करो।
कृति की पुकार सुनने की कोशिश करूँ। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत आपकी प्रस्तुति है। और मैं अभिभूत हो गई आपके काव्य पाठ को सुन करके। अब मैं आदित्य जी का, आदित्य जी आप पुनः मंच पर, आपका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप पुनः अपना काव्य पाठ। मैं आदित्य जी के संबंध में यही कुछ एक पंक्ति पढ़ के उनका आवाहन करती हूँ। जो गिरा हुआ है वह उठ भी सकता है, जो गिरा हुआ है वह उठ भी सकता है, तेरा शिकार तुझ पे झपट भी सकता है। मेरे कद से अपना कद नापने वालों, मैं खड़ा हो गया तो तेरा कद घट भी सकता है, मैं खड़ा हो गया तो तेरा कद घट भी सकता है। जो गिरा हुआ है वह उठ भी सकता है। तो अपनी इन कुछ पंक्तियों के को आपके समक्ष प्रस्तुत करके कवि श्रेष्ठ आपको पुनः मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप काव्य पाठ का शुभारंभ करें आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी। आप अगर इजाजत दें तो कुछ भोजपुरी में हो जाए, कुछ डिमांड है मेरे पर्सनल मित्रों का कि भोजपुरी में जी कुछ जी, सुनाइए। स्वागत है, स्वागत बनाया है। था अभी। जी जी। तो बाबूजी कहले बेटा रामलाल हेने आब, बाबूजी कहले बेटा रामलाल हेने आब, जाके पाकिस्तान में जादव के देखले आब, ना तो जिंदगी भर पछताइब आ मुअला पर गरियब। कहबा बाबूजी खाली खेते खरियान देखावत रह गिलन, देश के सेवा में कबो ना लगौलन। तो भैया हम गए नी पाकिस्तान, अपन भारत के लेके आन बान शान, मिल गए ओइजा इमरान। अपन आन बान शान मिल गए ओइजा इमरान, वो भी अपना तीसरा जनाना के साथ। हम कनी समय ठीक बा। हेलो जी 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 जी, आपकी हेलो, आवाज आ रही है आदित्य। हाँ आवाज आ बिल्कुल रही है ना मैम? स्पष्ट है। अच्छा अब अच्छा। सुनाए। अपना अपना तीसरा तीसरा जनाना के साथ हम कनी समय ठीक बा, गेटवे पर कली दू चार गो बात। उ अइले हंसते हंसते, हम कनी समय ठीक बा, ठोक दिहल जाऊ नमस्ते। वो कहले सब ठीक है ना? हम कहे ना ना ना, कहाँ ठीक है। एक तरफ ठीक है का नारा लगाते हैं और उधर बॉर्डर पे धमा चौकड़ी कराते हैं। पूरा दुनिया में बातचीत के लिए तैयार बताते हैं, अमेरिका चाइना के कान में भारत के खिलाफ चिंगारी फैलाते हैं। ना 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 ना। इमरान भाई, आपको कश्मीर अच्छा लगता है तो आइए घूमिए, हम घुमाएंगे। वहां का बम जैसन सेव खिलाएंगे। वहां पे अपना सेल्फी लीजिए, आप पाकिस्तान के हर घर में जाके बांटिए, फोटो खींचिए, जाके घरन पे टांगिए, लेकिन फूल से कश्मीर मत मांगिए। वो कहा है ना इमरान भाई, हमारा भारत के हवा और पानी में बहुत ठहराव है। इमरान भाई, हमारा भारत के हवा और पानी में बहुत ठहराव है, इसलिए समय पे ही आता हमको ताव है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानेंगे, जबरदस्ती कश्मीर को पाकिस्तान में टानेंगे, तो बेटा हम भी अड़िए जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारा अमेरिका चाइना रसिया का भी नहीं सुनेंगे, लड़िए जाएंगे। तुम चाहते हो कि फैसला जंग में हो, तो तैयार है, जाओ। आज जितना तुम्हारे पास बम बंदूक गोला बारूद है, सबको नीमन से बॉर्डर पे सरिया लीजिए। आज काल परसों तरसों नरसों पे मत टालिए। महावीर जी के क्रिया खा के कहते हैं कि आज वे फरिया लीजिए, आज वे फरिया लीजिए, आज वे फरिया लीजिए। धन्यवाद मैम। हाँ, और कुछ सुनाए आदरणीय। चलिए भोजपुरी में ही सुनाते हैं। पता नहीं जो मैम बैठी हैं इनको शायद बात समझ में नहीं आई है, साथी होगी।
मुझे नहीं पता है कि। नहीं नहीं, भोजपुरी मुझे अच्छे से समझ में आती है, डोंट वरी। सुनाए, बहुत ही अद्भुत आपने सुनाया। आपके तो हर काव्य पाठ जो है वो हृदय स्पर्शीय और वर्तमान विसंगतियों को लेके ही होता है, जैसा कि मैंने कहा है। अद्भुत काव्य पाठ और कटाक्ष तो आप करते ही हैं। बहुत सुंदर, हाँ, लेकिन उम्दा। इससे अभी लॉकडाउन में इतनी स्थिति खराब हुई कि जब भी दरवाजा खोलते हैं, महंगाई बेरोजगारी दोनों बहनें सामने बैठी रहती हैं, तो भूल गए कविता करना। फिर भी बिल्कुल, कोशिश बहुत करते अच्छी। रहते हैं कि दू जाना के ठेल के चार गो के ढकेल के। हम लोग होली होली में जब ट्रेनें चला करती थी उस जमाने में, उस समय जब होली में घर जाते थे और जर्नल बोगियों से अक्सरहा हम लोग जब घर जाने की जिद करते थे जर्नल बोगी में, जी जी तो वहां जो मंजर सामने मिला था उसको मैंने जी, रेखांकित करने की कोशिश की है कि स्वागत। दू जाना के ठेल के चार गो के ढकेल के, दू जाना के ठेल के चार गो के ढकेल के, लाइन देख के लग जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। अब वजन कुल उतार द, टांग अपन पसार द, वजन कुल उतार द, टांग अपन पसार द, जी करे तो लेट जा, आ केहू बोले ऐठ जा। अरे कुकुर निहन भोंके द, केहू के मति ढूके द, यात्री टीटी बोले तो मोछ ऐठ के लग जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। चेन में झोला टांग के, चैन में जो चैन पुलिंग किया जाता है, कि चैन में झोला टांग के लीटी खाला मांग के, चेन में झोला टांग के लीटी खाला मांग के, घूम घूम के बीड़ी फूको, खैनी खा के भीतरे थूको। घूम घूम के बीड़ी फूको, खैनी खा के भीतरे थूको। केहू बोले तो जोर से डांट, पुलिस के तो चाटा मार। अरे जैसे खच्चर उठ जाला, तू भी ऐसे उठ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। आलू चॉप सिंघाड़ा वाला, हेलो, आलू चप सिंघाड़ा वाला बेचे आइल भर के डाला, आलू चप सिंघाड़ा वाला बेचे आइल भर के डाला, सब के खाता कीन के तू खाला छीन के। आलू चप सिंघाड़ा वाला बेचे आइल भर के डाला, सब के खाता कीन के तू खाला छीन के। भिख मंगा के पैसा खाला, मोची से पालिश करवा लो, अनपढ़ जाहिल लीचड़ बन के सबसे आगे चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। और ट्रेन लेट बा मत घबरावा, ट्रेन लेट बा मत घबरावा, एकर पूरा लाभ उठावा। शादी क के दूगो चढ़, स्टेशन पर 3 गो उतर। अरे सब कुछ कल बोगी में, लेके उतरा गोदी में। अरे 9-6 के कुल पहाड़ा, तू सब बोगी में करल भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। साफ सफाई के मुंह मत देखो, साफ सफाई के मुंह मत देखो, केरा खा के छिलका फेंक, दूगो पंखा खोल के 10 गो बल्ब ला नोच के, सीट के सब लकड़ी तोड़, खिड़की के सब शीशा फोड़। अरे बाबूजी के रेल समझ के, अपना खाती खेल समझ के, दंगा फसाद के नाम पर एकरा पीछे पड़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ट्रेन में जल्दी चढ़ जा भैया, बेहतरीन, बेहतरीन काफी पाठ, हृदय स्पर्शी रहा। और सभी, संतोष कुमारी समिति जी, आदित्य जी आपको नमन कर रही है वो, सुमन कुमारी, कृष्णा त्रिपाठी, आदरणीय प्रताप सिंह जी, और बहुत सारे महावीर वीर जी हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं,
बूम, और उसके बाद लुधन अंजान जी कटनी से। इस तरह से बहुत सारे लोग, दर्शक, अच्छी खासी संख्या में दर्शक जुटे हैं। और रवि प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं हार्दिक स्वागत है। भोजपुरी आपने सुनाया, बहुत ही सुंदर। अब आप खड़ी हिंदी में भी सुनाएंगे, उनका विशेष आग्रह है। जीवन सिन्हा जी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कह रहे हैं। और अनुरागी जी भी बहुत बहुत काव्य पाठ सुनकर अभिभूत हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके हम सभी कवियों का और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। अब आगे हमारे जो कवि हैं सबको धन्यवाद। हरि किशोर हरि जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नेटवर्क खलल डाल रहा था, इसलिए हरि किशोर हरि जी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। इनके विषय में मैं यही बताऊंगी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री रवि प्रताप सिंह जी के विशेष आग्रह पर ये हमारे मंच पर की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये इनके बहुत ही घनिष्ठ, आप इनके घनिष्ठ मित्र हैं और उन्नयन साहित्यिक संस्था से जुड़े हैं। उन्नयन साहित्यिक संस्था के संबंध में मैं ये बताऊंगी कि किशोरावस्था से ही आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी भी उसी संस्था से जुड़े थे। और जो आज साहित्य में उभर करके इतना प्रखर व्यक्तित्व, इतना महान सशक्त व्यक्तित्व रवि प्रताप सिंह जी का है, उसका शुरुआत जो है वह इसी संस्था से हुई थी। और हरि किशोर हरि जी आदरणीय, आप उसी संस्था से युक्त हैं। और इनका स्वभाव ऐसा है कि मंचों पर इन्हें अनेक बार काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया, किंतु ये मंच पर काव्य पाठ करने से सर्वदा, अभिव्यक्ति अपनी करने से सर्वदा बचते हैं। और जहाँ पे साहित्य अनुरागी या साहित्य अन्वेषणी लोगों के मध्य ये साहित्य की चर्चा करने में सहजता महसूस करते हैं। हमारे अध्यक्ष के विशेष अनुरोध पर आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय श्री हरि किशोर हरि जी। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। अब मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ हम सब दर्शक के समस्त काव्य अनुरागियों को सुनने का सौभाग्य है कि आज हमें सुना दें। साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह व साहित्य मंत्री अल्पना सिंह को सादर आभार, जिनके प्रयास से मुझे इस शब्दाक्षर पटल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रवि प्रताप जी हमारे अभिन्न मित्रों में से एक हैं। नवाबगंज में साहित्यिक संस्था उन्नयन काव्य गोष्ठी में जब वो आते थे तो समझिए 4 चांद लगा देते थे। वो राष्ट्रीय शब्दाक्षर संस्था के जनक के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको व उनकी संस्था के सभी पदाधिकारियों व सभी सदस्यों को नमन करते हुए कुछ मुक्तक व गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी हार्दिक स्वागत है जी। कुछ मुक्तक। खुद को धोखा बहुत दिया मैंने, खुद को धोखा बहुत दिया मैंने, तेरी नफरत को पी लिया मैंने, तुमको सच बात से नहीं मतलब, इसलिए होठ सी लिया मैंने, इसलिए होठ सी लिया मैंने, निर्नयनों में ही रहा होगा, निर्नयनों में ही रहा होगा, पीर को पीर ने सहा होगा, प्रेम एकत्व का ही सूचक है,
इसमें मैं और तू कहाँ होगा, इसमें मैं और तू कहाँ होगा। मेरा सपना भी आज टूटा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। साथ छूटा है तुम्हारा जब से, मुझको अपनों ने ही तो लूटा है, मुझको अपनों ने ही तो लूटा है। धड़कने गीत और रुबाई है, धड़कने गीत और रुबाई है। किसने इंसानियत भुलाई है। मन के दर्पण में झांक कर देखो, इतनी नफरत कहाँ से आई है, इतनी नफरत कहाँ से आई है। प्रीत, हाँ मैम, प्रीत के गीत गुनगुनाता हूँ, प्रीत के गीत गुनगुनाता हूँ। दर्द सह कर भी मुस्कुराता हूँ। जिंदगी के उदास लम्हों में तुमको अपने करीब पाता हूँ, तुमको अपने करीब पाता हूँ। मैं प्रकृति का गीत बन जाऊं धरा पर, मैं प्रकृति का गीत बन जाऊं धरा पर। मैं तुम्हारी प्रीत बन जाऊं धरा पर। दे रहा ऋतुराज आमंत्रण मुझे, मैं तुम्हारा मीत बन जाऊं धरा पर। मैं तुम्हारा मीत बन जाऊं धरा पर। एक गीत प्रस्तुत है। जी स्वागत है। नैनों में जो नीर है, हर युगों की पीर है। नैनों में जो नीर है, हर युगों की पीर है। भावना को विराम दे दूं, मन बहुत अधीर है। नैनों में जो नीर है, हर युगों की पीर है। भावना को विराम दे दूं, मन बहुत अधीर है। नैनों में जो नीर है। दृष्टि में और सृष्टि में है दूसरा कोई नहीं। दृष्टि में और सृष्टि में है दूसरा कोई नहीं। तब प्रतीक्षा में निरत आंखें भी हैं सोई नहीं। तब प्रतीक्षा में निरत आंखें भी हैं सोई नहीं। दूर मुझसे तुम भले हो, मन तुम्हारे तीर है। नैनों में जो नीर है, हर युगों की पीर है। भावना को विराम दे दूं, मन बहुत अधीर है। नैनों में जो नीर है। तुम पतित पावन बने और मैं बहुत ही पात की। तुम पतित पावन बने और मैं बहुत ही पात की। तुम प्रभा के पुंज हो, मैं काली माँ हूँ रात की। तुम प्रभा के पुंज हो, मैं काली माँ हूँ रात की। अनकही सी वेदना, अनकही सी वेदना देती हृदय को चीर है। नैनों में जो नीर है,
हर युगों की पीर है। भावना को विराम दे दूं, मन बहुत अधीर है, नैनों में जो नीर है। भावना से शून्य जग में वेदना का गीत हूँ, भावना से शून्य जग में वेदना का गीत हूँ। आशा के दामन को थामे कल्पना का मीत हूँ, आशा के दामन को थामे कल्पना का मीत हूँ। प्रेम की दौलत बिना हरि सारा जग ही फकीर है, नैनों में जो नीर है, हर युगों की पीर है। भावना को विराम दे दूं, मन बहुत अधीर है, नैनों में जो नीर है। एक और गीत प्रस्तुत कर दें। जी आदरणीय, आपका हार्दिक स्वागत। दर्द को थोड़ा बिखर जाने दो, दर्द को थोड़ा बिखर जाने दो, ख्वाब को फिर से मुस्कुराने दो। बीते लम्हों की याद आई है, प्रीत के गीत गुनगुनाने दो, प्रीत के गीत गुनगुनाने दो। तेरे नैनों का ख्वाब बन जाऊं, तेरे नैनों का ख्वाब बन जाऊं, तेरे मन की किताब बन जाऊं। ऐसी किस्मत मुझे मिले शायद, तेरे खत का जवाब बन जाऊं, तेरे खत का जवाब बन जाऊं। गीत प्रस्तुत है। जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं, जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं। दर्द के गांव में पला, दर्द के गांव में पला, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो चलूं। जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं। जब था अंधेरा घना, दीप क्यों जलाए नहीं, जब था अंधेरा घना, दीप क्यों जलाए नहीं। एकाकी जीवन जिया, मीत क्यों मिलाए नहीं। धरा पर तो चलना कठिन, धरा पर तो चलना कठिन, आसमां पे कैसे मैं चलूं। जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं। रास्ते सुहाने हो, साथ जो मीत का मिले, रास्ते सुहाने हो, साथ जो मीत का मिले। मन की दिवाली हो, प्रीत को उजाला मिले। गीत की छाओं तले, गीत की छाओं तले, थोड़ा गुनगुना लूं तो चलूं। जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं। दर्द के गांव में पला, थोड़ा मुस्कुरा लूं तो चलूं। जिंदगी में है छला मुझे। अंतिम है। सावन की ठंडी पवन मन में लगाए अगन, सावन की ठंडी पवन
मन में लगाए अगन, बचपन की यादों तले करवटे बदलते सपन, बचपन की यादों तले करवटे बदलते सपन। दीपगर तुम बन सको, दीपगर तुम बन सको, मैं ही पतंग सा जलूं। जिंदगी ने है छला मुझे, मैं किसे छलूं। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ। कितना सुंदर गीत, इतनी ही सुंदर मुक्तक, और बहुत सारे दर्शक, जीवन सिन्हा जी, मोहिनी पांडे जी, आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी, महावीर वीर जी, और लगातार सभी जुड़े हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिख करके हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुमन जी का भी हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है, वे भी जुड़े हैं। और अभी मैं थोड़ा आपसे और आग्रह करूंगी सर कि आप थोड़ा और पढ़ें, क्योंकि आप लेट से ज्वाइन किए हैं। हरी जी और पढ़ें? जी, आपसे आग्रह है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट में सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सबकी पिपाशा भी पूरी नहीं हुई है, वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा और पढ़ें। चलो एक गीत और पढ़े थे सर। जी जी जी, स्वागत। एक मुक्तक। प्रीत ने पूंजा मेरी स्वीकार कर ली, प्रीत ने पूंजा मेरी स्वीकार कर ली, पर नियति के चक्र ने है पीर दी, पर नियति के चक्र ने है पीर दी। प्रीत ने पूंजा मेरी स्वीकार कर ली, पर नियति के चक्र ने है पीर दी। मन हमारे एक जब होने लगे, मन हमारे एक जब होने लगे, भावना ने मेरी मुझको हीर दी, भावना ने मेरी मुझको हीर दी। एक गीत प्रस्तुत है। मन की बातें कहने को है, अधर तरसते अक्षर को, मन की बातें कहने को है, अधर तरसते अक्षर को। तुमको देखा करता हूँ मैं जैसे धरती अंबर को, मन की बातें कहने को है, अधर तरसते अक्षर को। तुमको देखा करता हूँ मैं जैसे धरती अंबर को। मेरे आंसू मेरे अपने, मेरे आंसू मेरे अपने, मेरे गीत तुम्हारे सपने। सपनों में मैं खो जाता हूँ, सपनों में मैं खो जाता हूँ, जो लगते हैं मुझको अपने। ये अपनापन झंकृत करता मन की बीड़ा के हर स्वर को। तुमको देखा करता हूँ मैं जैसे धरती अंबर को। मन की बातें कहने को है, अधर तरसते अक्षर को। तुमको देखा करता हूँ मैं जैसे धरती अंबर को। सुधियों के मेले में भी, सुधियों के मेले में भी बहुत दूर तक चल ना पाए। सुधियों के मेले में भी हम बहुत दूर तक चल ना पाए। जग में ढूंढ ढूंढ कर हारा, पर तुम मुझे नहीं मिल पाए। मेरी व्यथा बता दे कोई, मेरी व्यथा बता दे कोई, मेरे मन के मनहर को। तुमको देखा करता हूँ मैं जैसे धरती अंबर को। मन की बातें
कहने को है, अधर तरसते अक्षर को तुमको देखा करता हूँ मैं, जैसे धरती अंबर को। मन की बातें करते करते कितनी दूर निकल हम आए, मन की बातें करते करते कितनी दूर निकल हम आए। जो कहना था मुझको तुमसे वही बात हम कह ना पाए। अंतहीन आशाएं छलती, अंतहीन आशाएं छलती, कहना मेरे प्रियवर को तुमको देखा करता हूँ मैं, जैसे धरती अंबर को। मन की बातें कहने को है, अधर तरसते अक्षर को तुमको देखा करता हूँ मैं, जैसे धरती अंबर को। अंतिम है। पीहे की पी पी को सुनकर मन क्यों विकल बहुत होता है, पीहे की पी पी को सुनकर मन क्यों विकल बहुत होता है। मावत की काली रातों में क्यों चकोर आकुल होता है, पीहे की पी पी को सुनकर मन क्यों विकल बहुत होता है। मावस की काली रातों में क्यों चकोर आकुल होता है। इन्हीं अबूझे से प्रश्नों के, इन्हीं अबूझे से प्रश्नों के ढूंढ रहा हूँ उत्तर को। तुमको देखा करता हूँ मैं, जैसे धरती अंबर को। मन की बातें कहते कहते। जी धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ, मैं म्यूट हो गई थी। बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। मन की बात कहते कहते अपने हृदय, अपने मन की बात पूरी ही अपने इस गीत में प्रस्तुत किया है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात ये नुकसान सबका है। बहुत अच्छा। ये कुछ पंक्तियों को मैं आदित्य जी के समक्ष निवेदित करते हुए उन्हें मंच पर पुनः उनका आवाहन करती हूँ। आदित्य जी, आप आए मंच पर और काव्य पाठ शुभारंभ करें। हेलो हेलो, जी आदित्य आवाज जी, आ रही है ना मैम? आपका स्वागत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्पष्ट। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो पुलिस चौराहे पर पकड़ करके मारती इसलिए थी कहीं हम मर न जाए। आपका जन्म बैक स्टेज कर दीजिए, खाली स्टेज पर यही आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। तो पुलिस के पास ही चलते हैं। कुछ आवाज आ रही है मैम? सभी अपने आप को म्यूट कर लें कृपा करके। जी आप पढ़ें। कि पुलिस की कहानी उसी के जुबानी, कि जब हम ड्यूटी पे जाता है केहू नहीं भेटाता है, जब हम ड्यूटी पे जाता है कोई नहीं भेटाता है। ये बात देख कर तो भाई हमारा मन बहुत घबराता है। फिर हम अपना दिल को समझाता है, बुझाता है, अरे बुद्धू काहे घबराता है, आओ देख होने से वो शरीफ आदमी आता है, हम उसी को धरता है, पकड़ता है, थाना ले आता है, मारता है, धमकाता है। वो पाकिट भर के आया था और खाली पाकिट जाता है। हम खाली पाकिट आया था और पाकिट भर के जाता है, और जाते जाते रास्ता में यह गीत गाता है, ये भाई गोरखा मिलिट्री आरपीएफ का जैसन भी चले, हम पुलिस वाला का तो ठीक है चल जाता है, हम पुलिस वाला का तो ठीक है चल जाता है, हम पुलिस वाला का ठीक है चल जाता है। इसको आगे भी करना है मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया है। तो आइए अब मंच पर हम स्वागत करते हैं
प्रज्ञा जी का। प्रज्ञा जी, आपके समक्ष मैं कुछ पंक्तियों को निवेदित करती हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, एक तू जरा सा साथ दे तो और बात। और बात चलने को एक पैर पर भी चल रहे हैं, चलने को एक पैर पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और। तो इन कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष निवेदित करते हुए प्रज्ञा जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप पुनः आए और मंच की शोभा आदरणीय। जी अल्पना जी, एक कविता है मेरी मंजूषा। हर कोई अपने बचपन और अपनी किशोरावस्था में से कभी निकल नहीं पाती, वहाँ उसका मन कहीं न कहीं घूमता रहता है, तो वो उसकी मंजूषा होती है जो वो छुपा के रखती है और बहुत याद कर लेती है अपने बचपन को। तो मेरी मंजूषा शीर्षक है। आज फिर चुपके से मेरी मंजूषा से मेरा बचपन झांक कर थोड़ा दुलार मांगता है। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब हम लोग अभिभावक बन जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम वो बच्चे बन जाए समय की उम्र के, तो थोड़ा दुलार मांगता है कई बार बचपन, कई बार अवस्था। तो आज फिर चुपके से मेरी मंजूषा से मेरा बचपन झांक कर थोड़ा दुलार मांगता है। खपरेल की टपकती छत के नीचे आस के बर्तन रखा। पहले गाँव में घर होते थे की छत टपकती थी, और जब वो बर्तन भर जाता था तो बाहर पानी, बर्तन भरने के बाद पानी उछलने लगता था, उसमें से पानी बाहर आता था। तो खपरेल की टपकती छत के नीचे आस के बर्तन रखता, बूंद बूंद झर कर बिखरता। रात के अंधेरों में दीवारों पर बनती आकृतियों से डरता। माँ की गोद सी गुनगुनी धूप में अलसाता। पिता की थकियों में जीवन की लय ढूंढता। डगमगा कर संतुलन है। खपरेल की टपकती छत के नीचे आग के बर्तन रखता, बूंद बूंद झरकर बिखरता। रात के अंधेरों में दीवारों पर बनती आकृतियों से डरता, बचपन डरता। माँ की गोद सी गुनगुनी धूप में अलसाता। पिता की थपकियों में जीवन की लय ढूंढता। डगमगा कर संतुलन सीखता है। उसके पास आती है किशोरावस्था। 16 का श्रृंगार, अकारण लज्जाकर विस्मय भरी अनजानी प्रश्नावलियों की लड़ियां सजाता। बहुत से प्रश्न होते हैं किशोरावस्था। दर्पण में खुद को देखने की प्रवृत्ति जाती है अचानक 16 की उम्र में। तो 16 का श्रृंगार, कारण लज्जाकर विस्मय भरी जानी प्रश्नावलियों की लड़ियां सजाता। लाल पीली चूनर ओढ़े दर्पणों में इताता। बात बात सुनक कर खुद ही रो पड़ता, कभी अकारण खिलाता है। 16 का श्रृंगार, अकारण लजाकर विस्मय भरी अनजानी प्रश्नावलियों की लड़ियां सजाता। लाल पीली चूनर ओढ़े दर्पणों में इतराता। बात बात पर सुनक कर फिर खुद ही रो पड़ता। जी प्रज्ञा जी, क्षमा चाहती हूँ, दर्शक वृंद कह रहे हैं कि आप एक तरन्नुम में सुनाएं। बीच में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, किंतु दर्शकों का आग्रह है ये एक आप तरन्नुम में सुना दें। कोई बात नहीं। हाँ जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। जी 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 जी। ये तरन्नुम में तो नहीं लिखने की एक नज़्म है, सुना देती हूँ। हाँ, बड़ी सुकंठी हैं आप, सुनने की हार्दिक इच्छा है हमारी। मैं सुनाती हूँ। बहुत सारी नज़्म लिखी हुई है, लेकिन उसके धुने में नहीं बना पाई हूँ। जो मैं पहले आदि जो गुरु वंदना की वो है, और ये एक नज़्म है, वो मैं जरूर सुना देती हूँ। तरन्नुम में नहीं है, लेकिन सुनाती हूँ आपसे। आज फिर हमसे वो भूली सी कहानी पूछिए। आज फिर हमसे वो भूली सी कहानी पूछिए। गुजरे लम्हों के सफ़े पे ये निशानी पूछिए। गुजरे लम्हों के सफ़े पे ये निशानी पूछिए। करवटें बदली है कातिल, वक्त तूने किस कदर। करवटें बदली है कातिल, वक्त तूने किस कदर।
लड़खड़ाती सी बढ़ चली ये जिंदगानी पूछिए, लड़खड़ाती बढ़ चली ये जिंदगानी पूछिए। मुद्दतें गुजरी तेरे कदमों की आहट ना मिली, मुद्दतें गुजरी तेरे कदमों की आहट ना मिली, कब से हासिल ना हुई ये मेहरबानी पूछिए, कब से हासिल ना हुई ये मेहरबानी पूछिए। राह तकते रास्ते भी थक के कब के सो गए, राह तकते भी थक के कब के सो गए, बिन मुसाफिर कैसी बीती रुत सुहानी पूछिए, बिन मुसाफिर कैसी बीती रुत सुहानी पूछिए। आज फिर हमसे वो बुली सी कहानी पूछिए, गुजरे लम्हों के सफे पे ये निशानी पूछिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। अभिभूत हुई आपके इस काव्य पाठ पर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। तो दर्शकों, बहुत ही सुंदर आपके नज्म, जितने सुंदर कविता उतने ही सुंदर नज्म आपने सुनाए। बट हमें एक बहुत ही खेद रह जाएगा कि आपने तरन्नुम में नहीं सुना, जो हम सुनने की बड़ी इच्छा रखे थे। और अब मैं फिर से हरि किशोर हरि जी को मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। चिर प्रतिज्ञा में निरत जब नैन रोए, चिर प्रतिज्ञा में निरत जब नैन रोए, प्रीति के उपवन में हमने गीत बोए, तीर चंदन की तरह माथे लगाकर इन दृगों में स्वप्न सावन के सजो, चिर प्रतिज्ञा में निरत जब नैन। तो ये कुछ पंक्ति हरि किशोर हरि जी ने ही लिखी है और उनके ही द्वारा लिपिबद्ध पंक्ति का वो उनके समक्ष पढ़कर मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप पुनः एक गीत सुनाएं और उसके बाद ही हम कार्यक्रम समापन करेंगे। हार्दिक स्वागत है। एक पुस्तक, फिर उसके बाद गीत। आईने पर न उंगली उठाया करो, आईने पर न उंगली उठाया करो, खुद को निर्दोष यूं ना बताया करो। प्यार ही प्यार है, प्यार की ये धरा, नफरतों के न पौधे उगाया करो, नफरतों के न पौधे उगाया करो। जब हम जागे, जब हम जागे देर हो गई, जब हम जागे देर हो गई, बिखर गए थे सपने सारे। जब हम जागे देर हो गई, बिखर गए थे सपने सारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे, हम तो बस अपनों से हारे। जब हम जागे देर हो गई, बिखर गए थे सपने सारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। होठों ने कुछ कहना चाहा, कानों ने कुछ सुनना चाहा। होठों ने कुछ कहना चाहा, कानों ने कुछ सुनना चाहा। कह न सके हम, सुन न सके हम जो कुछ कहना सुनना चाहा, जो कुछ कहना सुनना चाहा। मिल जाता यदि अपनापन तो आते उतर कर नभ से तारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। तूफानों से लड़े मगर पर रुख को मोड़ सके ना, तूफानों से लड़े मगर पर रुख को मोड़ सके ना। तिनका तिनका जोड़ लिया पर मन को जोड़ सके ना, तिनका तिनका जोड़ लिया पर मन को जोड़ सके ना।
नीर भरा जब नैनों में हो, नीर भरा जब नैनों में हो, कैसे रहेंगे वो कजरारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। जब हम जागे देर हो गई, बिखर गए थे सपने सारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। सत्य को तू भी जान रहा है, लेकिन पर्दा डाल रहा है। सत्य को तू भी जान रहा है, लेकिन पर्दा डाल रहा है। अपनी बातों में उलझा कर बनता तू अनजान रहा है, बनता तू अनजान रहा है। अच्छा बुरा कौन हर जग में, अच्छा बुरा कौन हर जग में, अच्छे बुरे विचार हमारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। जीवन पथ पर चलते चलते हम तो बस अपनों से हारे। ये एक और गीत सुना दें। हेलो जी जी जी, स्वागत है। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। फूल भी लगते फूल सरीखे, विष भी अमृतमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। फूल भी लगते फूल सरीखे, विष भी अमृतमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। विस्तृत गगन में विचरण करते यह मन जब भी थक जाता है। विस्तृत गगन में विचरण करते यह मन जब भी थक जाता है। तेरी सुधियों के उपवन में आकर के है रुक जाता, आकर के है रुक जाता। आशाओं के इंद्रधनुष से अंतस ज्योतिर्मय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। तुमसे अब क्या मैं बतलाऊं, छलना छलती रहती निस दिन। तुमसे अब क्या मैं बतलाऊं, छलना छलती रहती निस दिन। पीड़ा यदि मुखरित हो जाती, कैसे रह पाता मैं तुम बिन। पीड़ा यदि मुखरित हो जाती, कैसे रह पाता मैं तुम बिन। तुम यदि पास हमारे होते, तो ये तन तन में हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो ये जीवन मधुमय हो जाता। प्रियवर मेरे तुमसे बिछड़ कर मन पाएगा कैसे चैना। प्रियवर मेरे तुमसे बिछड़ कर मन पाएगा कैसे चैना। कब आओगे पनघट पर तुम तड़प रहे हैं प्यासे नैना। कब आओगे पनघट पर तुम तड़प रहे हैं प्यासे नैना। मिल जाता यदि प्रेम का प्याला, मिल जाता यदि प्रेम का प्याला, तो ये मन चिन्मय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। फूल भी लगते फूल सरीखे, विष भी अमृतमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो यह जीवन मधुमय हो जाता। अंतिम है। पथ पर नयन बिछाए, पथ पर नयन बिछाए कब से, नित देखूं मैं तेरे सपने। पथ पर नयन बिछाए कब से, नित देखूं मैं तेरे सपने। छू तो लेता आसमान को
यदि न पराए होते अपने, यदि न पराए होते अपने। वसुधा पर भी सुधा बरसती, वसुधा पर भी सुधा बरसती, ये जग भी शिवमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो ये जीवन मधुमय हो जाता। सूल भी लगते फूल सरीखे, विष भी अमृतमय हो जाता। तुम मिल जाते एक बार तो। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है। कमाल कर दिया आपने। मैंने आज प्रत्यक्ष आपको सुना, अभिभूत हो गई मैं आपकी काव्य पाठ। आज सभी कवि मित्र आदित्य त्रिपाठी जी, प्रज्ञा जी और स्वयं आप सभी हमारे काव्य मंच की शोभा बढ़ाएं। और जब इतने प्रतिभाशाली कवि एक मंच पर उत्तम रचनाएं लेकर उपस्थित होते हैं तो न सिर्फ समा ही बनता है, बल्कि कार्यक्रम न सिर्फ बेहतरीन ही होता है, बल्कि दर्शकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर दीर्घकालीन प्रभाव छाप छोड़ जाता है। ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम की आज मैं एक हिस्सा बनी हूँ, इसके लिए मैं स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं अल्पना सिंह, शब्दाश्री राष्ट्रीय साहित्य मंत्री और आज के कार्यक्रम की संचालिका, सभी दर्शकों को, कवि मित्रों को और अपने कवि मंच पर उपस्थित कवि मित्रों को हार्दिक शुभकामना, सुंदर भविष्य के लिए ढेरों बधाई ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को भी मैं नमन करती हूँ और हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने शब्दाक्षर जैसे एक बेहतरीन पटल का निर्धारण किया और हम सभी कवि मित्रों को एक स्थान पर एकत्रित होकर के और अपने विचारों को, अपने काव्य पाठों का आदान प्रदान करने का ये मंच उन्होंने प्रदान किया। इसके लिए उन्हें भी ढेरों शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। प्रणाम।